हाय इंडियन गेमर्स, वेलकम टू द इंडियन गेमर चैनल, जहां हम बात करते हैं गेम्स और गेमिंग पीसीज की। तो आपका भी इंटरेस्ट है गेम्स और गेमिंग पीसीज में तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बजट पीसी के लिए क्या बेटर है, DDR4 रैम या DDR5 रैम, और 16 GB की ही रैम क्यों चूज करनी है एक बजट पीसी के लिए? 8 GB की रैम खरीदूं या फिर एक ही सिंगल GB की रैम खरीद लूं, और कौन सी स्पीड की खरीदूं? क्या सारी रैम्स AMD और इंटेल प्लेटफॉर्म के साथ कंपेटेबल होती हैं? डुअल रैंक और सिंगल रैंक में कौन सी अच्छी रैम होती है? और जो हीट स्प्रेडर्स लगे होते हैं बड़े बड़े रैम्स पे, क्या उनका भी कोई फायदा होता है? इस वीडियो में हम जवाब देंगे इन सभी सवालों के, और साथ में आपके बजट पीसी के लिए कौन सी बेस्ट रैम रहेगी, और खासकर कहीं गलत रैम आप ना खरीद लो अपने पीसी के लिए। एंड में बात करूंगा एक पॉपुलर एडवाइस के बारे में जो कई लोग देते हैं इंटरनेट के ऊपर, लेकिन वो एक्चुअली में काम नहीं करती है, और उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है एंड में बात करेंगे। चलिए सबसे पहला सवाल ले लेते हैं, विच इज बेटर, DDR4 रैम और DDR5 रैम फॉर योर बजट पीसी टुडे इन 2025? देखिए, अगर आप बजट पीसी की बात कर रहे हो, बहुत क्लियर रखो अपने माइंड में, DDR4 रैम आपके लिए बेस्ट है क्योंकि ये लोअर प्राइस में आती है DDR5 के मुकाबले में। वाइड कंपैटिबिलिटी है, सॉलिड परफॉर्मेंस है, और साथ में गेमिंग और जनरल टास्क में इसमें कोई कमी नहीं होगी। अब DDR5 रैम फ्यूचर प्रूफ है, हायर बैंडविड्थ भी आपको देती है, लेकिन साथ में महंगी है और एक्सक्लूसिव है नए प्लेटफॉर्म्स के लिए, चाहे वो इंटेल का हो चाहे AMD का हो, और उसके भी प्लेटफॉर्म के भी पैसे आप जोड़ लो तो ओवरऑल आपका बजट पीसी फिर बजट पीसी नहीं रह जाता है अगर आप DDR5 रैम की तरफ जाते हो। अगला सवाल है, व्हाई चूज 16 GB रैम फॉर अ बजट पीसी? देखिए, 16 GB जो है वो बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने के बजाय ठीक ठाक कैपेसिटी है गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए। मतलब 16 GB से अगर आप कम पे हो, जैसे 8 GB पे हो, तो आपको दिक्कत देखने को मिलेगी, और कई बार 16 GB के ऊपर हो, आप 32 GB पे हो, तो हो सकता है 32 GB की आप में से कई लोगों को जरूरत ना हो। 16 GB वो एक नंबर है जो कई गेम्स में आज जरूरत भी है, और अगर आप वीडियो एडिटिंग वगैरह भी करते हो तो मोर देन इनफ होगी। साथ में 16 GB जो है वो थोड़ी सी फ्यूचर प्रूफ है, क्योंकि आगे आने वाले AAA टाइटल जो हैं वो डेफिनेटली 16 GB ही मांगेंगे, उससे कम में उनका कैसे भी काम नहीं चलेगा। और 16 GB थोड़ा सा प्रैक्टिकल है। अगर मैं आपसे कह दूं कि देखो 16 GB गेम्स में यूज हो रहा है तो आप 32 GB ले लो, तो वो प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं होगा। जो इसकी प्राइस है 16 GB की, वो बहुत प्रैक्टिकल है, इसी की जरूरत है आपको। अब चलिए बात कर लेते हैं, कौन सी रैम स्पीड सबसे ज्यादा अच्छी रहेगी इंटेल या फिर AMD प्लेटफॉर्म्स को, चाहे वो हो गई 2666, 3200, 3600, 4000 मेगाहर्ट्ज की रैम। देखिए, अगर आप AMD Ryzen के प्लेटफॉर्म की बात करते हो, यानी कि AM4 प्लेटफॉर्म की आप बात करते हो, तो 3200 मेगाहर्ट्ज या फिर चाहे तो 3600 मेगाहर्ट्ज को आप चूज कर सकते हैं। अब 3200 मेगाहर्ट्ज से नीचे की आप रैम लोगे तो आप जो है इन्फिनिटी फैब्रिक को फायदा नहीं पहुंचा पा रहे हो। जो CPUs आते हैं AMD के, उसमें इन्फिनिटी फैब्रिक यूज होता है, उसको रैम डिपेंडेंट बहुत होता है। लेकिन अगर मान लो आप कहते हो कि IG 4000 मेगाहर्ट्ज की भी रैम सब अवेलेबल है AM4 प्लेटफॉर्म के लिए, DDR4 वाली, तो क्या मैं वो इस्तेमाल कर लूं? देखिए, बेनिफिट तो आपको 4000 मेगाहर्ट्ज वाली रैम में भी देखने को मिलेगा, लेकिन डिमिनिशिंग रिटर्न्स होते हैं कि जितना पैसा आपने डाला उतना फायदा नहीं है। 3600 मेगाहर्ट्ज की आप चाहो तो ले सकते हो, 3200 मेगाहर्ट्ज की तो रैम की भरमार है मार्केट में। देखिए, इंटेल की आप बात करो, इंटेल का जो अपना 12th जनरेशन का बजट पीसी बनाओगे, 12th जनरेशन के CPU को लेके बजट पीसी बनाओगे आप, उसमें रैम डिपेंडेंट इतना इंटेल का प्लेटफॉर्म नहीं है, तो 2666 मेगाहर्ट्ज वाली रैम भी काम कर सकती है। लेकिन मार्केट में जैसा मैं कह रहा हूं 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम की भरमार है, तो आप वो भी लगा सकते हो। वैसे डिपेंड करता है कि CPU और मदरबोर्ड कौन सा चूज करने वाले हो, लेकिन जनरली अगर 3200 मेगाहर्ट्ज की आपको रैम मिल रही है वो लगा लो। अगला सवाल है, इन दोनों में से क्या बेटर है, 8 GB की 2 रैम मॉड्यूल्स खरीदूं या फिर 16 GB की एक ही रैम मॉड्यूल खरीद लूं? देखो, 8 GB की आप जो रैम किट खरीदते हो, उसका सबसे पहला फायदा होता है आपको डुअल चैनल मेमोरी मिल जाती है, जिससे मेमोरी बैंडविड्थ डबल हो जाती है और आपको बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस इसका एक डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि 8 GB की रैम अगर आप डिफरेंट कंपनीज की लगा रहे हो तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए कोशिश करें कि एक किट खरीद लें। 8 GB की 2 रैम
रैम की किट आएगी, यानी कि 2 रैम मॉड्यूल्स आएंगे, वो आप खरीद लो पहली बार में। अब 16 GB की अगर आप सिंगल मॉड्यूल खरीद लेते हो रैम का, तो क्या फायदा होगा उससे? एक फायदा ये होता है कई मदरबोर्ड्स में सिर्फ 2 रैम स्लॉट्स होते हैं, तो अगर आपने एक रैम स्लॉट 16 GB से भर दिया है तो भविष्य में आपके पास एक और रैम स्लॉट है भरने के लिए। कहीं आपने पहले ही दिन अपने 2 8 GB की भर ली थी, 2 ही रैम स्लॉट्स थे, 2 ही रैम लगा दी। अब भविष्य में अगर अपग्रेड करना है तो आपको ये दोनों रैम्स हटानी पड़ेंगी और नई रैम्स लगानी पड़ेंगी। अब डिसएडवांटेज आप समझ ही गए हो कि सिंगल GB की एक रैम लगाओगे आप तो आपको डुअल चैनल में चलाने को नहीं मिलेगी मेमोरी, उससे थोड़ा सा परफॉर्मेंस पे हिट पहुंचेगा गेमिंग के अंदर। इसलिए मेरी साफ सलाह है, चाहे इंटेल के प्लेटफॉर्म के साथ जा रहे हो, चाहे AMD के प्लेटफॉर्म के साथ जा रहे हो, कि आप डुअल चैनल में ही अपनी रैम को चलाएं, यानी कि 2 रैम मॉड्यूल्स आप लगाएं अपने कंप्यूटर में। अब जब भी किट वगैरह की बात चल रही है तो एक सवाल और उठता है कि मैं पहले दिन से ही किट खरीद लूं, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं आज 8 GB का एक रैम मॉड्यूल खरीदूं, कुछ टाइम बाद दोबारा 8 GB का सेम कंपनी का रैम मॉड्यूल खरीद लूं। इन दोनों में क्या बेटर है? तो अगर आप रैम किट खरीदते हो ना तो उसका सबसे बड़ा फायदा एक ये होता है कि वो फैक्ट्री टेस्टेड होते हैं, तो कंपैटिबिलिटी और टाइम मैचिंग उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। बस इसका एक नुकसान हो सकता है कि आपको बिल्कुल शुरुआत में ही पैसे देने पड़ रहे हैं, यानी कि 8 GB प्लस 8 GB आपको पहले दिन खरीदनी पड़ रही है। वहीं आप सिंगल रैम खरीदते हो और फिर थोड़े टाइम बाद एक और सिंगल रैम मॉड्यूल आप खरीद लेते हो, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो आप अभी समझ गए हो कि अपफ्रंट आपको पैसे नहीं देने पड़ते, कुछ महीनों बाद पैसे आ जाते हैं तो आदमी दूसरी डाल देता है। अब बस इसका एक छोटा सा डिसएडवांटेज और रिस्क ये हो सकता है कि कंपैटिबिलिटी या टाइमिंग में आपका जो है मैच ना हो, कि जो आप रैम खरीद के लाए हो आपने सारी चीजें एक साथ मैच नहीं करी हैं और थोड़ा सा अंतर है, तो उसकी वजह से एक पॉसिबिलिटी बनती है कि कोई इनस्टेबिलिटी आपको सिस्टम में देखने को मिले। अगर आप मेरे से सलाह पूछोगे आई जी एक बात बोलो, एक सलाह दो, तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि हो सके तो आप रैम किट ही खरीदो। मैं समझ सकता हूं कि अपफ्रंट कॉस्ट देनी पड़ती है, हम चाहें तो मैं कई बार सजेस्ट करता हूं कि 8 GB भी खरीद लो, 8 GB बाद में खरीद लो, करता मैं भी ऐसा हूं। लेकिन अगर मेरी एक रिकमेंडेशन आप चाहते हो तो यही होगी कि आप एक किट खरीदो पहले दिन ही। अब अगला सवाल आता है कि जितनी भी DDR4 रैम्स अवेलेबल है Amazon पेज पे, तो क्या ये सारी AMD और इंटेल प्लेटफॉर्म्स के साथ कंपैटिबल है? देखिए ज्यादातर तो हैं, मतलब इधर उधर से एक आध खबर आ जाती है, लेकिन मेजॉरिटी तो है, क्योंकि इन रैम्स पे आप जब Amazon पेज पे जाओगे तो आपको बड़ा बड़ा लिखा दिखेगा, सपोर्ट करता है XMP 2.0 को, ये रैम सपोर्ट करती है। अब XMP 2.0 तो इंटेल के लिए है, लेकिन AMD के प्लेटफॉर्म्स को भी ये सारी रैम सपोर्ट करती हैं। ये बिकनी बंद हो जाएंगी अगर ये दोनों प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट नहीं करेंगी। अब आपने AMD Expo का नाम सुना होगा, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ इंटेल का XMP है, ऐसे ही AMD ने अपना Expo निकाल दिया था, लेकिन ये उनके DDR5 रैम्स के लिए है और उसे सपोर्ट करने वाले मदरबोर्ड्स के लिए है। अब अगला सवाल आता है कि केस लेटेंसी जो होती है, क्या इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है? क्या इस पर ध्यान देना चाहिए जब हम रैम खरीदने जा रहे हो? देखिए उतना फर्क नहीं पड़ता इससे। अब लोअर केस लेटेंसी आपको मिलेगी तो रिस्पॉन्सिवनेस आपकी रैम की ज्यादा होगी, तो ये दिखा रहा है कि परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल CL16 विल ऑलवेज बी बेटर देन CL18 अगर आप सेम रैम स्पीड के मॉड्यूल्स की बात कर रहे हो, लेकिन केस लेटेंसी से ज्यादा रैम की स्पीड मैटर करती है मेगाहर्ट्ज में। अगर आप केस लेटेंसी पे बहुत ज्यादा डिपेंड हो रहे हो ना, तो गेम में आपको बहुत बड़ी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी, बजाय इसके कि आप 3200 मेगाहर्ट्ज से 4000 मेगाहर्ट्ज की रैम पे चले गए, उसमें गेमिंग में आपको देखने को अंतर मिलेगा। अब अगला सवाल है जिसके बारे में रैम खरीदते वक्त कई लोग कम सोचते हैं कि सिंगल रैंक और डुअल रैंक में कौन सी रैम बेटर है। वैसे तो मैं इसके ऊपर पूरा एक वीडियो अलग से बना सकता हूँ सिंगल रैम डुअल रैंक पे, लेकिन आसानी से समझा पाऊं कि एक सेट ऑफ मेमोरी चिप्स होता है उसको सिंगल रैंक कह देते हैं और 2 सेट ऑफ मेमोरी चिप्स होते हैं उसको डुअल रैंक कह देते हैं। पहले लोग कहते थे कि रैम के एक तरफ चिप्स लगी होंगी तो उसको सिंगल रैंक कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है अब। लेकिन सिंगल रैंक का अगर आपको लग रहा हो कोई नुकसान होता हो तो इसका एक फायदा होता है, इसमें लेटेंसी थोड़ी कम होती है, तो परफॉर्मेंस में बहुत छोटा आपको एक्स्ट्रा जो है बेनिफिट देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट ला के बराबर होता है लेकिन देखने को मिलता है। वही डुअल रैंक मैंने आपको बता दिया 2 सेट्स ऑफ मेमोरी चिप्स, इसमें आपको डाटा बैंडविड्थ ज्यादा मिल जाती है और ये आपको ज्यादातर सिंगल रैंक के मुकाबले में अच्छी परफॉर्मेंस देती हुई दिखाई देंगी डुअल रैंक की मेमोरी चिप्स।
गेमिंग और प्रोडक्टिविटी दोनों में ही दिखाई देगी, लेकिन थोड़ा सा ही अंतर होता है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है। डुअल रैंक हायर बैंडविड्थ की वजह से वीडियो एडिटिंग जैसे कामों के लिए ज्यादा बढ़िया रहेगी, और सिंगल रैंक अपनी लोअर लेटेंसी की वजह से गेमिंग जैसे सिनारियोज में ज्यादातर बेनिफिट दिखाएगी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये बहुत अच्छा लगा ना आपको सिंगल रैंक और डुअल रैंक के बारे में जान के। ज्यादातर रैम्स जो आप लेने जा रहे हो ना अमेजॉन पेज पे, वो ज्यादातर सिंगल रैंक है। एक आधी निकल के आएगी जो छांट के लाओगे आपके डुअल रैंक होगी, उसके पैसे थोड़े से ज्यादा होंगे। और रैंक का अगर आप पूछो कम इम्पैक्ट होता है स्पीड के मुकाबले में। स्पीड ज्यादा रखो आप रैम की, उससे ज्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। एक फन फैक्ट आपको बता दूं, अगर आप चारों रैम स्लॉट्स सिंगल रैंक रैम से भर देते हो आप, तो ये इक्विवेलेंट होगा डुअल रैंक की 2 रैम मॉड्यूल्स 2 स्लॉट्स में लगाने के। और अगर आप रिकमेंडेशन पूछ रहे हो आईजी मेरे को कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन तुम क्या रिकमेंड कर रहे हो, सीधे एक सेंटेंस में बोल दो, तो एक सेंटेंस में ये कहूंगा कि मैक्सिमम परफॉर्मेंस के लिए आपको डुअल रैंक रैम को डुअल चैनल में ही लगाना चाहिए, मैक्सिमम परफॉर्मेंस निकलेगी। अब अगला सवाल है, क्या हीट स्प्रेडर्स जो बड़े बड़े रैम पे लगे हुए आते हैं, इनका कोई फायदा होता है? क्योंकि हमने देखा है क्रूशल की कुछ रैम्स आती हैं उसमें कोई हीट स्प्रेडर नहीं होता है, हरी सी पीसीबी बस नंगी सी दिखाई देती है। अब देखो सच्चाई ये है कि मोस्टली तो ये एस्थेटिक्स के लिए, वैसे कूलिंग भी प्रोवाइड करता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन मोस्टली एस्थेटिक्स के लिए। और अगर आपको नॉर्मल यूज है ना, जैसे आप बहुत बड़े हैवी टास्क नहीं करते हो, तो शायद हीट स्प्रेडर्स की आपको जरूरत भी नहीं पड़े। इसीलिए आप देख रहे हो 2666 वाली क्रूशल की रैम्स जो हैं, उनको आप गेमिंग वगैरह के लिए भी खरीद लो, वो 10-10 साल की वारंटी के साथ आ रही हैं, उनको हीट स्प्रेडर्स की जरूरत नहीं है, कंपनी ने नहीं दिए उनको हीट स्प्रेडर्स। लेकिन आजकल जब सारी रैम्स हीट स्प्रेडर्स के साथ आ रही हैं, इतनी खूबसूरत दिखने वाली, तो क्यों ना खरीदें? अगर 200-300 रुपए ज्यादा ले लेते हैं कोई बात नहीं। अब एक पॉपुलर एडवाइस के बारे में जो वीडियो की शुरुआत में मैं आपसे कह रहा था, ये दी जाती है कि अगर रैम कंपैटिबिलिटी आपके मदरबोर्ड और सीपीयू के साथ है कि नहीं है, ये चेक करना हो तो मदरबोर्ड के वेब पेज पे आप जाओ, वहां पे QVL लिस्ट आपको मिल जाएगी, क्वालिफाइड वेंडर लिस्ट के कौन कौन सी रैम्स इसके साथ चलेंगी। वहां पे सारी रैम्स की जो है नाम लिखे होंगे, तो उस पे जाके आप अपनी रैम चेक कर लो जो खरीदने वाले हो, तो आप श्योर हो जाओगे कि कंपैटिबल है, चौड़े में खरीद के लाओ और लगाओ और वो चलेगी। अब सच्चाई ये है कि अमेजोन पे जितनी भी पॉपुलर मैंने रैम्स देखी हैं, जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, और जो मदरबोर्ड पे मैं इंटेल का हो चाहे AMD का हो, और खासकर मैं बजट मदरबोर्ड्स की बात कर रहा हूं, उस QVL लिस्ट में सारी रैम्स नहीं थी। मैंने इनको हर तरह टेस्ट किया, आप समझो ADATA की कम से कम 200 रैम्स को मैंने चेक किया, उनमें से कोई नहीं थी। वैसे तो सर्च फंक्शनलिटी मिलती है, आप अगर प्रोडक्ट कोड डालोगे QVL लिस्ट में जहां पर होता है, तो आपको वहां पे मैच दिख जाना चाहिए, लेकिन नहीं दिखेगा। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ईमेल लिखा MSI को। खैर उनका जवाब आया, उनका जवाब एक स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि ये रैम जो है हमारी QVL लिस्ट में नहीं है, दूसरा हमारे पास ये रैम नहीं है, तो हम आपको कॉन्फिडेंटली बता नहीं सकते हैं कि कंपैटिबल है कि नहीं है। सच्चाई लेकिन ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द रैम्स जो हैं लोग खरीद रहे हैं और ये चलती हैं। इसलिए ये जो एडवाइस दी जाती है कि QVL लिस्ट में अपनी रैम्स चूज कर लो, तो फिर तो आप रैम ही नहीं ले पाओगे। लेकिन अब आप कहोगे आईजी ऐसे कैसे यार, तुम्हारे कहने से थोड़ा कर दूंगा कि बाद में कोई दिक्कत हो गई तो फिर कौन जिम्मेदार है? कंप्यूटर चला नहीं, बूट नहीं हुआ, फिर कौन जिम्मेदार है? तो एक काम आप ये कर सकते हो कि जो रैम का अमेजॉन पेज है, वहां पे जाके आप रिव्यूज पढ़ो। कई लोगों ने उसे AM4 प्लेटफॉर्म के लिए खरीदा होगा, कई लोगों ने उसे इंटेल प्लेटफॉर्म के लिए खरीदा होगा, आपको रिव्यूज में मिल जाएंगे। और रिव्यूज सारे ना पढ़ना पड़े तो अमेजॉन पेज पे आप सर्च कर लेना, जो सर्च बॉक्स है उसमें AMD डाल दो, तो लोग बताएंगे कि मैंने 5600 के साथ इसे खरीदा था और मस्त चल रही है, तो आपको कंफर्मेशन हो जाएगी कि AM4 प्लेटफॉर्म के साथ ये रैम काम कर रही है। ये था वीडियो अल्टीमेट रैम बाइंग गाइड के ऊपर। अगर आपको कई रैम्स चाहिए हो जो मेरी फेवरेट है, DDR4 रैम्स आप खरीदने जा रहे हो, खासकर मैं आपको सजेस्ट करूंगा 16 GB रैम्स, लेकिन 8 GB रैम मॉड्यूल्स भी दे दूंगा पर्टिकुलर स्पीड पे, जो पॉपुलर है, खूब बिक रही हैं, लोगों में पॉपुलर है। इसलिए ये भी कंफर्म हो जाता है कि ये सपोर्टेड है AM4 और इंटेल प्लेटफॉर्म से। QVL लिस्ट पे आपको नहीं मिलेंगी जो पॉपुलर आपके मदरबोर्ड्स हैं जो आप खरीदने जा रहे हो। इन सारी फेवरेट रैम्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जरूर चेक कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करें। मैं हूं आईजी, आप देखते हैं इंडियन गेमर चैनल। तो वीडियो में तब तक गुड बाय, था।